गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर है सभी को? एक बार वाई टाइप करना प्लीज़। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार वाई टाइप कर दो। चलिए, क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। वर्ब्स का जो है आज फाइनल क्लास लगाएंगे, पास्ट फॉर्म्स लगाने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ सुबह एडिटोरियल का सेशन आप सभी ने लगाया होगा और उम्मीद करता हूँ कि जो आपका 11 बजे का सुपर मॉक्स है वो भी आपने बढ़िया तरीके से लगाया होगा। ठीक है, क्लास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, पास्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली हमें दो फॉर्म्स में बहुत देखने के लिए मिलता है, एक तो प्रेजेंट में और एक पास्ट में। जैसे कैन का पास्ट कुड हो गया, मे का पास्ट माइट हो गया, शेल का पास्ट शुड हो गया, विल का पास्ट वुड हो गया। क्लियर है? तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं पास्ट फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। जैसे आप जानते हैं ये जो वुड है ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। आप जानते हैं कि ये जो माइट है ये मे का पास्ट फॉर्म होता है। आप जानते हैं ये जो कुड है ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। आप जानते हैं ये वुड, माइट, कुड, शुड जो है वो शेल का पास्ट फॉर्म की तरह जो है हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्राइमरीली जो है कुछ पास्ट फॉर्म्स हमें एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है? ये कुछ पास्ट फॉर्म्स हमें ऐसी हैं जो हमें एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलती हैं। हम इनके ऊपर थोड़ा सा काम करने वाले हैं। सबसे बेसिक चीज़ पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो, एग्जामिनेशन में आपको इस जगह से एक सवाल बहुत ही कॉमन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जो बार बार आपको हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होता मिलेगा। वो उस सवाल का लेना देना मॉडल्स के साथ उतना नहीं है, उस सवाल का लेना देना टेंसेस के साथ ज़्यादा है। मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प मी। अब अगर इसको हम हिंदी में सुनेंगे तो ये हमें एकदम सही लगेगा कि उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन ग्रामेटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसे अलाउ नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता? वो कहता है कि जब हम सेंटेंसेस को पास्ट फॉर्म से शुरू कर रहे होते हैं, किससे शुरू कर रहे होते हैं? पास्ट फॉर्म से शुरू कर रहे होते हैं, तो अगर हमें कहीं मॉडल फॉर्म लगाना है तो उसके बाद जो मॉडल फॉर्म है वो भी हमें पास्ट ही लगाना पड़ता है। हो सकता है कि उसका मीनिंग जो है वो फ्यूचर का आ रहा हो, लेकिन हमें टेंस कौन सा लगाना है? टेंस हमें पास्ट फॉर्म ही लगाना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। पहला ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसी तरह से आप यहां पर आ जाइए, they informed us that the vacancies may come, they informed us that the vacancies may come। यहां पर भी आप देख रहे हो सेम प्रॉब्लम है कि यहां पर जो है पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा? माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे जो बेसिक जनरल क्वेश्चंस हैं आपको एग्जामिनेशन में जो मॉडल की पास्ट फॉर्म से देखने के लिए मिलते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपको यही सवाल जो है बार बार देखने के लिए मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में अगर जाएं तो एक कैटेगरी ऐसी है जिससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं जब मॉडल की पास्ट फॉर्म्स यूज होती हैं। उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, सपोज करिए मैंने यहां पर कुड लिखा, यहां पर वुड लिखा, यहां पर शुड लिखा। ठीक है, आप जानते हैं ये तीनों पास्ट फॉर्म्स हैं। कुड भी पास्ट फॉर्म है, वुड भी पास्ट फॉर्म है, शुड भी पास्ट फॉर्म है। एग्जामिनेशन में क्या होगा? एक स्ट्रक्चर आता है जहां पर इसके बाद हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
यहां पर हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहां पर हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। कुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। अभी आपको ये थियरी में ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, देखिए, ही रिटर्न्ड द पर्स टू द लेडी, he could keep it। इस क्वेश्चन को देखिए, he returned the purse to the lady, he could keep it। जब आप इसको पढ़ोगे ना, आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी। यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है, उसने पर्स जो है वो लेडी को वापस कर दिया, वापस कर दिया। आप देखेंगे ही कुड कीप इट सही लग रहा है आपको, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने जो है पर्स लेडी को वापस कर दिया। अगर वो चाहता तो इसको रख भी सकता था, वह चाहता तो इसको रख भी सकता था। जब हम कहते हैं चाहता, रख सकता था, जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि वो ये कर सकता था, ये सो सकता था, जग सकता था, तो आप जानते हैं कि हम रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वो ऐसा भी कर सकता था, उसने किया नहीं है, हम इमेजिनेशन में बात कर रहे हैं। तो अक्सर जब हिंदी में हम ये कहते हैं कि वो ये भी तो कर सकता था, तो वो इमेजिनेशन दिखाने के लिए हमें कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो यहां पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही रिटर्न द पर्स टू द लेडी, ही कुड हैव केप्ट इट। वह चाहता तो इस पर्स को रख सकता था, ही कुड हैव केप्ट इट जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये? वह पर्स उसने वापस कर दिया, वह चाहता तो रख सकता था। मैं एक सेंटेंस से और समझाता हूं। He missed the train, he could come early। He missed the train, he could come early। उसने ट्रेन को मिस कर दिया। अब ट्रेन को मिस कर दिया तो आगे वो क्या कहेगा? यही तो कहेगा वो जल्दी आ सकता था। अगर वो जल्दी आ सकता था, क्या वो आया? नहीं आया। नहीं आया तभी तो ट्रेन मिस हो गई। अब मिस हो गई, अब तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना कि अरे यार वो तो जल्दी आ सकता था। तो अगर हमें ऐसा कहना है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कुड कम नहीं लिखेंगे, कुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे और कम लगाएंगे। वह है उसने ट्रेन मिस कर दी, वह जल्दी आ सकता था, वह जल्दी आ सकता था। क्या है? इमेजिनेशन की यहां पर बात हो रही है। जैसे यहां पर देखिए, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं और बेटर आपको पता चलेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब हम कुड के साथ लगाते हैं ये वाला स्ट्रक्चर तो ये मीनिंग देता है। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही फेल्ड द एग्जाम, it was his last attempt, he should work hard। ठीक है, he failed the exam, it was his last attempt, he should work hard। he failed the exam, it was his last attempt, ही शुड वर्क हार्ड। अब जब आप इस सेंटेंस को देखते हो तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, उसने एग्जाम, उसका एग्जाम फेल हो गया, वो फेल हो गया एग्जाम में, ये उसका आखिरी प्रयास था। सुनने में सही लग रहा है। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड का मतलब है उसे मेहनत करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं यू शुड वर्क हार्ड, तो यू शुड वर्क हार्ड का मतलब क्या है? कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब अगर मैं इसका मतलब निकलूं ही शुड वर्क हार्ड, तो इसका मतलब है उसे मेहनत करनी चाहिए। अरे अब मेहनत करके क्या करेगा? वो फेल हो गया, लास्ट अटेम्प्ट था, अब अटेम्प्ट भी नहीं है, तो अब आगे मेहनत करके क्या करेगा? नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस ये नहीं कह रहा कि उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए थी, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। क्या की उसने? नहीं की, इमेजिनेशन है। उसे मेहनत करनी चाहिए थी, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। तो जब हम यहां पर शुड वर्क हार्ड नहीं लिखेंगे, यहां पर हम शुड हैव वर्कड हार्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड हैव वर्कड हार्ड, ही शुड हैव
वर्कड हार्ड जो है यहां पर राइट आंसर रहेगा। ही शुड हैव वर्कड हार्ड जो है यहां पर राइट आंसर रहेगा। जब हम शुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो भी इमेजिनेशन होती है, उसका मतलब होता है चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, जल्दी सोना चाहिए था, जल्दी उठना चाहिए था, काम पर जाना चाहिए था। तो ये सारे वर्ड्स भी इमेजिनेशन दिखाते हैं जब आप शुड हैव के बाद क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। क्लियर है? क्लियर है? अभी तक क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करो। चलो, अब उसी तरह से हमारा वुड हैव भी है। ये तो आपको पता चल गया होगा, ये इमेजिनेशन है, ये भी इमेजिनेशन ही बनेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई हैड कम लेट दे वुड हैव फाइंड मी। इफ आई हैड कम लेट दे वुड हैव फाइंड मी। अगर मैं लेट आया होता तो उन्होंने मुझ पर जुर्माना लगा दिया होता। उन्होंने मुझ पर जुर्माना लगा दिया होता। क्या जुर्माना लगाया? नहीं लगाया। लगा दिया होता, कर दिया होता, सो गया होता। जब हम ऐसे मीनिंग दे रहे होते हैं तब हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो इफ लगकर आएगा। आगे मैं आपको इफ कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो इफ के साथ जो है ये सवाल बनकर आएगा। यहां पर दे वुड हैव फाइंड मी, उन्होंने फाइन लगा दिया होता। ठीक है, तो हमें होता वाला मीनिंग होता है अगर ऐसा हो गया होता, मैं सो गया होता, मैं जग गया होता। तो ये जो वर्ड्स हैं जब आपको ऐसा फीलिंग देते हैं तो अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं इमेजिनेशन की। ठीक है, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है। क्या होती है? केप्ट होती है। कीप की थर्ड फॉर्म यहां पर केप्ट ही लिखा है ना मैंने, देखो कुड हैव केप्ट लिखा है, देखो। ठीक है, तो कीप थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो मीनिंग देता है वो होता है। ठीक है, अगर क्लियर है इतना तो एक बार सीएल टाइप कर दो। कभी कभी आपको यहां से सवाल जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। केप्ट होती है। ठीक है, चलो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। वैसे तो सुबह मैंने द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में दे दिया था कि मैं कल जो है जाऊंगा बाहर। मेरा ऑपरेशन है 10 तारीख का, परसों का है। माइन्यूट ऑपरेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसमें 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा। तो कल का सुबह का क्लास द हिंदू एडिटोरियल सुपर मॉक्स में लगा कर जाऊँगा। ठीक है, आपकी जो क्लास है 3 बजे वाली, उसमें मैं टेंस का वीडियो प्री रिकॉर्ड करके जाऊँगा, या फिर जो है जो SBI का बैच चल रहा है उसमें मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने आपको टेंस पढ़ाया नहीं है तो टेंस की पहली क्लास वहाँ पर अलाइन करके जाऊँगा। ये क्लास मैंने परसों ली थी, परसों से एक दिन पहले ली थी, तो आप उस क्लास को जो है वो देख सकते हैं। और सिमिलरली जो नेक्स्ट डे है उस दिन भी मैं आपको टेंस की सेकंड क्लास लगा कर जाऊँगा, जो आप सेकंड क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आपका टेंस चैप्टर अभी रहता है और वही लास्ट चैप्टर है हमारा। तो वो 2 क्लासेस आप देख लेना। उसके नेक्स्ट डे से मैं वापस आ जाऊंगा और मैं लैपटॉप से मोस्ट प्रॉब्ली क्लास लेना शुरू कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वही 2 क्लासेस अगर आपको लगेगा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आपको बोर्ड के सामने, और लगता है कि काम चल गया है उससे, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे टेंसेस के, तो आप जो है वो काम कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मैंने परसों ही लगाई है, अभी वहाँ पर मैं पहला चैप्टर टेंस ही पढ़ा रहा हूँ और आज भी टेंस ही पढ़ाऊँगा वहाँ पर। तो ये क्लासेस भी कल परसों में ही हुई हैं, तो वो मैं वहाँ पर अलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी हमारा एग्जामिनेशन पास में, हमारा दिन मिस नहीं होना चाहिए। मैं कल क्लास इसलिए नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरी 5:30 की फ़्लाइट है शाम को, और मुझे एयरपोर्ट पर 3:30 चेक इन करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में भी लगभग 3 घंटे लगेंगे। तो मुझे यहाँ से 12:30-1 बजे निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन मेरा ऑपरेशन है उस दिन की क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी उसके नेक्स्ट डे जो है वो मैं वहीं से क्लास लगाऊंगा। मैं लैपटॉप वगैरह अपना लेकर जा रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मैंने सब चेक करवा लिया है। कल का जो हिंदू एडिटोरियल है, सुपर मॉक्स है, वो मैं लगा कर जाऊँगा यहाँ से। परसों का एडिटोरियल जो है वो मैं लैपटॉप से लगा लूँगा, क्योंकि ऑपरेशन शायद 11-12 बजे होगा। उसके नेक्स्ट डे का शायद वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, लेकिन आपका जो पेड बैच का क्लास है वो चलता रहेगा। क्लियर है? तो आप पढ़ते रहना आराम से, चिंता मत करना। और बाकी जैसे ही मैं रिज्वाइन करूँगा, मैं 12 तारीख को आ जाऊँगा,
तो मैं उस दिन से आपकी 2-2 घंटे की क्लास लगाऊंगा 2-3 दिन, ताकि आपके एग्जाम से पहले, वैसे भी आपका सिलेबस का पार्ट तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, 10th चैप्टर ही रहता है और कंडीशनल चैप्टर रहता है। बाकी सुपर मॉक्स आप लगा ही रहे हो, हिंदू एडिटोरियल आप लगा ही रहे हो, बाकी आप पढ़ते रहो, बढ़िया रिवाइज करते रहो, चीज़ें जो है हो जाएंगी। डाउट क्लासेस भी अलाइन करनी थी, सिर्फ इसी वजह से अलाइन नहीं हो पा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारे 3 क्या है पार्ट्स हैं, ये हमारे 3 क्या है पार्ट्स हैं, आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखो आपको क्या समझना है, पहले मैंने यार दिवाली का प्लान किया हुआ था, दिवाली का प्लान किया हुआ था। अभी परसों मैं जब क्लास लगा रहा था ना शाम को 3:15 बजे वाली, तो मेरे यहाँ पर बड़ा भयंकर वाला पेन उठा, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप फिर डिले मत करो, आप इसको करवा लो, नहीं तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओ और बाकी सारी चीज़ें हो जाए। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि अभी नवमी आएगी, दशहरा आएगा, 13 तारीख का संडे भी है, तो थोड़ा हॉलीडे का भी माहौल होता है, तो 2 दिन अगर कट जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा कुड। इसके अलावा हमारा क्या करना है, हमें विल हो गया, वुड हो गया, ठीक है। मॉडल्स हमारे हो गए, मॉडल्स में क्या रहता है, कर दिया, ठीक है। मॉडल्स का ऑलमोस्ट जो है हम सारा काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल्स का तो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें जो है वो कर चुके हैं, हम होमोनिम्स भी कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। चलिए हमारे पास जो बचा टाइम है ना, उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए, आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देना। अब ज़रा गौर से सुनो मेरी बात को, मैं आपको ना इफ कंडीशनल शुरू करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़े आराम से जो है हमारे पास जो समय है उसमें लगभग हम 30-35 मिनट जो है वो कंप्लीट कर देंगे इसको। देखो इफ़ जो होता है ना, इसे हम कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहा जाता है। कंडीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी लगता है वहाँ पर ये कंडीशन लगा देता है, वहाँ पर ये एक शर्त की तरह काम करता है। ग्रामर में देखा जाए तो 3 तरीके की कंडीशंस होती हैं बस। कितने तरीके की? 3 तरीके की। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है जब हम इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा इफ आई कम लेट, तो ये क्या है? इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लगी हुई है। ऐसी कंडीशन को ग्रामर की भाषा में हम ओपन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरे में हम इफ के साथ लगा देते हैं सेकंड फॉर्म। यहां पर लिखेंगे इफ आई केम लेट। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। तो जो दूसरा कंडीशन है जिसमें सेकंड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड। उसे हम क्या कहते हैं? सेमी क्लोज्ड कंडीशनल कहते हैं। तो सेकंड कंडीशनल क्या हो गया? सेमी क्लोज्ड कंडीशनल हो गया। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें हम इफ के साथ परफेक्ट लगाते हैं। परफेक्ट मतलब हैड लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इफ आई हैड कम लेट, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। कुल मिलाकर हमारी ग्रामर में यही 3 कंडीशंस होती हैं। पहला इफ जब प्रेजेंट में लिखा हो, दूसरा इफ जब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो, और तीसरा इफ जब परफेक्ट में लिखा हो। इफ जब परफेक्ट में लिखा होता है उसे हम क्लोज्ड कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कंडीशनल कहते हैं। आपके लेवल 1 पर जो सवाल आते हैं वो सवाल इसी लाइन में इसी तरह से आते हैं। कैसे? देखिए, जब आपका इफ कंडीशनल लगा होता है प्रेजेंट में, जब आपका इफ कंडीशनल लगा होता है प्रेजेंट में, तो जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो कैसे लिखा जाता है? इफ आई कम लेट हम लिखेंगे ही विल फाइंड मी। अगर हमारा इफ प्रेजेंट में लिखा है तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम विल लगा सकते हैं, उसमें हम कैन लगा सकते हैं, उसमें हम शैल लगा सकते हैं और उसमें हम मे लगा सकते हैं। कब? जब हमारा इफ कंडीशनल जो है प्रेजेंट में लिखा हुआ है। जब हमारा इफ कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? या तो विल लगा सकते हैं, या कैन लगा सकते हैं, या शैल लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है। अभी इनके मीनिंग क्या होते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी बनाना सिखा रहा हूं सिर्फ कि कैसे क्रिएट किया जाता है। उसी तरह से अगर इफ आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो आप यहां पर याद रखिए विल के बदले वुड लगा सकते हैं, कैन के बदले कुड लगा सकते हैं और मे के बदले माइट लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है
कि यहां पर आप शैल के बदले शुड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप यहां पर शुड नहीं लगा पाएंगे। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं बताऊंगा। वुड लिखिए, कुड लिखिए, माइट लिखिए और मॉडल है, बाद में फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। लिखिए इफ आई केम लेट ही वुड फाइंड मी, इफ आई केम लेट ही कुड फाइंड मी, इफ आई केम लेट ही माइट फाइंड मी। उसी तरह से लास्ट में जो आपका क्लोज कंडीशनल है, आप उसमें क्या करेंगे, इफ आई हैड कम लेट, अभी अभी मैं आपको सिखा रहा था, ही वुड लगाइए, हैव लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। लिख दीजिए ही वुड हैव फाइंड मी। आप लिख सकते हैं ही कुड हैव फाइंड मी, आप लिख सकते हैं ही माइट हैव फाइंड मी। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहां पर भी शुड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो तीनों कंडीशनल है ना, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर लिखी हैं। लेवल 1 का जो भी सवाल आएगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ सवाल आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि इस पार्ट में इफ के साथ क्या आता है और इस पार्ट में इफ के साथ क्या आता है, तो सारे लेवल 1 के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी क्योंकि हम लेवल 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम मीनिंग में ही नहीं जाते, हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिर्फ इसको देखकर हम कैसे जो है आंसर निकाल पाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ द गवर्नमेंट showcases its achievements, it would regain power। चलिए, ये है if the government showcases its achievements it would regain power। if the government showcases its achievements it would regain power। आपके पास जो लेवल 1 पे सवाल आएगा वो सवाल इसी कैटेगरी का आएगा, बिल्कुल बेसिक सा मासूम सा सवाल आएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या लिखा है, इफ द गवर्नमेंट शोकेसेस, क्या लिखा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पर आप जानते हैं वुड का कोई काम ही नहीं है, आप यहां पर विल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, विल। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंडीशनल वाले सवाल हैं ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। कैसे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ द टेलीकॉम operator increases the prices again, try will interfere certainly। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने गड़बड़ नहीं की है, एक मिनट रुको। यहां पर मान लो मैं वुड लगा दूं, ठीक है, इफ द टेलीकॉम ऑपरेटर इंक्रीजेस द प्राइसेस अगेन ट्राई वुड इंटरफियर सर्टेनली। आपको पता है कि यहां पर आंसर क्या है, वुड के बदले क्या आएगा, विल आएगा। ये सारे आप जानते हैं कि वुड के बदले आपको क्या लगाना है, वुड के बदले आपको विल लगाना है। इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई भी डाउट होगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है कि कभी कभी सेंटेंस उल्टा करके भी आ सकता है। जैसे यहां पर देखो, अब इसको सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है।
कि ट्राई वुड इंटरफियर सर्टेनली इफ द टेलीकॉम ऑपरेटर इंक्रीजेस द प्राइसेस। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप इस वुड को विल नहीं करोगे। कारण क्या है कि जब आप यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इस वुड में कोई गलती नहीं है। आप पढ़ते 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 जाओगे, आपको गलती कहां पर दिख रही है? आपको गलती यहां पर इंक्रीजेस में दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब उधर वुड लगा होता है तो हमारा जो कंडीशनल होता है, जो हमारा कंडीशनल होता है, वो कंडीशनल कौन सा होता है? जब हम वुड लगाते हैं तो कंडीशनल कौन सा होता है? ये वाला होता है, जब वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर हमने कहीं वुड लगा देखा तो हम ये मानेंगे कि ये सेमी क्लोज कंडीशनल है। ये क्वेश्चन कहां से आया है? सेमी क्लोज से आया है। और अगर ये सेमी क्लोज से आया है तो हम इसको यहां पर सेमी क्लोज कंडीशनल मान लेंगे। और जब सेमी क्लोज मानेंगे तो हमें उसे चेंज नहीं करना, हमें यहां पर इसको चेंज करना है। और यहां पर इंक्रीजेस की जगह हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंक्रीज लिखेंगे। और तब जाके जो है सही करेंगे। मतलब आपको एरर जो है ना वो ऐसे ढूंढना है, लेफ्ट टू राइट ढूंढना है। यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपको गलती पहली दिख रही है आप उसे मार्क करोगे। जैसे आप देखो यहां से पढ़ना शुरू किया, इफ द टेलीकॉम ऑपरेटर इंक्रीजेस द प्राइसेस अगेन, यहां तक कोई गलती तो थी नहीं। गलती पहली बार कब मालूम पड़ी? जब यहां वुड लगा देखा। ठीक है, जब यहां पर वुड लगा देखा तो इसे सही कर दिया। जब यहां से पढ़ रहे हो तो इस वुड में तो कोई गलती मालूम नहीं पड़ रही है, इस वुड के लिहाज से गलती कहां मालूम पड़ रही है? वहां मालूम पड़ रही है। तो वापस थोड़ी ना आओगे इसे विल करने के लिए, जहां पर मालूम पड़ रही है ना उसी को मार्क करोगे आप। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार क्लियर टाइप करो, सीएल टाइप करो सारे के सारे, सीएल टाइप करो सारे के सारे। चलो उसी तरीके से जैसे एक सवाल आया, मैंने कहा इफ दे हैड नॉट mismanaged the funds, they would not lend in trouble, या फिर they would not suffer। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ दे हैड नॉट मिसमैनेज द फंड्स दे वुड नॉट सफर। इफ दे हैड नॉट मिसमैनेज द फंड्स दे वुड नॉट सफर। अब आप जब इसको पढ़ना शुरू करते हो बेटा, जब आप इसको यहां से पढ़ना शुरू करते हो तो आप देखते हो इफ दे हैड नॉट मिसमैनेज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म कहां आता है? सबसे आखिरी वाला जो कंडीशनल है क्लोज्ड, वहां पर आता है। तो आपको इसको देखकर पता चल गया कि ये क्लोज कंडीशनल है। जब ये क्लोज कंडीशनल पता चल गया तो आपको याद रखना है यहां पर क्लोज कंडीशनल में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। क्या आता है? वुड के बाद हैव आता है, थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वुड और लगाइए हैव और लिख दीजिए नॉट सफर्ड, वुड हैव नॉट सफर्ड। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो? इसको आप क्लोज कंडीशनल जो है वो बना रहे हो। ठीक है, तो जो लेवल 1 के क्वेश्चंस है बेटा, लेवल 1 के क्वेश्चंस में कुछ खास होता नहीं है। आप बड़े आसानी से सेंटेंसेस को देखकर और सिर्फ इस बात को सीखकर, कौन सी वाली बात को? इस वाली बात को सीखकर आप सारे लेवल 1 के सवाल जो है वो निकाल सकते हो। आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर अभी तक जो सिखाया है वो क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दो सारे के सारे, एवरीबॉडी। क्लियर है? चलो, ये हमारे जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए। अब हम जो है लेवल 2 के क्वेश्चंस पर जाएंगे। लेवल 2 के क्वेश्चंस पे जाने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी है, बहुत अच्छे से सुनना और समझना। लेवल 1 के क्वेश्चन पे जाने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी है जो हम इस लेवल 1 से ही समझ पाएंगे, लेवल 2 से जो है हम नहीं समझ पाएंगे। क्या चीजें हैं वो जरा देखते हैं।
देखो मैं दोबारा से ओपन कंडीशनल का एक सवाल लिख रहा हूं। मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्कड हार्ड you would succeed। तीसरा, if you had worked hard you would have सक्सीडेड। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने तीनों लिखे हुए हैं, तीनों ओपन, सेमी क्लोज और क्लोज। अभी तक तो हम सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा मीनिंग पर फोकस करें क्योंकि मीनिंग जानना जरूरी है। समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जब आप किसी चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखा देखते हो तो आपको लगता है कि बात वर्तमान की हो रही होगी, 100% वर्तमान की ही हो रही होती है, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन कंडीशनल में ऐसा नहीं होता। कंडीशनल में किस समय की बात हो रही है, कंडीशनल में किस समय की बात हो रही है वो डिपेंड, वो आपको इससे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये प्रेजेंट में तो इसका मतलब ये नहीं है प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं है पास्ट की बात हो रही है, ये परफेक्ट में है इसका मतलब ये नहीं है पास्ट और पास्ट की बात हो रही है ना। आपको यह पता चलेगा किस समय की बात हो रही है इसके आगे वाले क्लॉज से, इसके आगे वाले क्लॉज से आपको पता चलेगा कि आखिर किस समय की बात हो रही है। यानी इफ जब प्रेजेंट में लिखा हो, ध्यान से सुनिएगा, इफ जब प्रेजेंट में लिखा हो बात होती है कहां की, फ्यूचर की। बात होती है कहां की, फ्यूचर की। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर कोई कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, यही तो मतलब है इसका, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। मान लो आज जो है हमारी 8 तारीख है, 8 तारीख को कोई कह रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ये सफलता कब मिलेगी, आगे मिलेगी ना, हो सकता है अगले साल 8 तारीख को मिले, हो सकता है इसी महीने जो है 28 तारीख को मिल जाए, लेकिन जो सफलता मिलने वाला काम होगा वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। कब होगा, फ्यूचर में होगा। इसीलिए जब हम इफ क्या लगाते हैं, इफ को प्रेजेंट में लगाते हैं तो बात हमेशा फ्यूचर की होती है। बात हमेशा कहां की होती है, फ्यूचर की होती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, भविष्य में मिलेगी। उसी तरह से इफ जब आप पास्ट में लगाते हो, इफ जब आप पास्ट में लगाते हो तो बात जो होती है वो होती है प्रेजेंट की, वर्तमान की। इफ जब पास्ट इंडेफिनिट में लगा होता है तब बात हो रही होती है वर्तमान की। कैसे, सपोज करो भी आज 8 तारीख है, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। मान लो मैंने तुम्हें अभी 10 नंबर का कोई टेस्ट दिया, तुम सारे फेल हो गए। मैंने तुमसे कहा अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, अभी की, कि अभी अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। कहां की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी इस वक्त की बात कर रहा हूं। क्या है ना, इस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुम अच्छे से पढ़ते, अच्छे नंबर लाते, कब, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो जब हम इफ को पास्ट में लिखते हैं तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की। और याद रखना, प्रेजेंट की तो करते ही हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि वो बात जो होती है वो अनरियल होती है, यानी उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। एक तरीके से वो इमेजिनेशन होती है। क्या होती है, इमेजिनेशन। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, मतलब तुमने मेहनत की नहीं है, तुमने मेहनत की नहीं है। तो जब हम इफ के साथ पास्ट लगाते हैं, इफ के साथ हम पास्ट लगाते हैं तो हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड।
जब हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं तो हम बात करते हैं पास्ट की। कैसे समझाते हैं? अभी देखो 8 तारीख है, फ्यूचर 28 तारीख का है और 1 तारीख पास्ट हो गई। कहने वाला है वो ये कह रहा है, मान लो 1 तारीख को तुम्हारा कोई एग्जाम था, कहने वाला कह रहा है कि अगर तुमने तब मेहनत कर ली होती, अगर तुमने तब मेहनत, तब कब? 1 तारीख को, अगर तुमने तब मेहनत कर ली होती तो तुम तब सफल हो गए होते। अगर तुमने तब मेहनत कर ली होती तो तब तुम सफल हो गए होते। मेहनत कब की होती? पास्ट में। सफल कब हो गए होते? पास्ट में। तो ये भी बात कहां की करता है? पास्ट की। और अगर कोई कह रहा है कि अगर तुमने मेहनत कर ली होती, तो इसका मतलब है ये भी इमेजिनेशन है, यानी मेहनत की नहीं है। मैं तुमसे कहूं अगर तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए होते तो तुम्हें कोचिंग की जरूरत ही ना पड़ती। अगर तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए होते, स्कूल कब है तुम्हारा? तब, पास्ट में। तो ये भी पास्ट की इमेजिनेशन है। यानी हम जो है बात जब क्लोज कंडीशनल की और सेमी क्लोज कंडीशनल की करते हैं, दोनों ही इमेजिनेशन की बात करते हैं। सेमी क्लोज प्रेजेंट की इमेजिनेशन बताता है और क्लोज जो है वो पास्ट की इमेजिनेशन बताता है। जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहां पर अलग अलग वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आपको घुमाएगा सवाल, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, if the company launches the product now, it would sell like, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, जो लकीर के फकीर बच्चे हैं, जिन्होंने सिर्फ फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं, जो कि ज्यादातर बच्चे एग्जाम में करते भी हैं, उनको इस सवाल में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? जरा इस बात को समझिए। उनको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वो कहेंगे इफ द कंपनी लॉन्चेस। तो इफ द कंपनी लॉन्चेस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब वो कहेंगे इफ द कंपनी लॉन्चेस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो क्या करेंगे? इस वुड को विल कर देंगे, क्योंकि यही उन्होंने इस फॉर्मूले में सीखा हुआ है। यहां पर इन्होंने यही तो सीखा है कि अगर ये प्रेजेंट में लिखा है तो इसको विल कर दो। लेकिन वो एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वो चीज क्या है? देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है। वर्ड क्या है? जरा मुझे बताना, नाउ जो है वो कौन से समय की बात करता है? प्रेजेंट के, पास्ट के या फ्यूचर की? जो नाउ जो है वो कौन से समय की बात करता है? प्रेजेंट की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, पास्ट की बात करता है। हम जानते हैं कि जो नाउ है वो प्रेजेंट की बात करता है। नाउ का मतलब अभी होता है। यानी ये जो सेंटेंस है ना, ये वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। और प्रेजेंट की बात करने के लिए हम कौन सा कंडीशनल लगाते हैं? प्रेजेंट की बात करने के लिए हम कौन सा? ये तो फ्यूचर की बात करता है। प्रेजेंट की बात करने के लिए हम लगाते हैं सेमी क्लोज। यानी हमें यहां पर जो है सेमी क्लोज कंडीशनल चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है। सेमी क्लोज में ये वुड जो लिखा है ये तो एकदम सही लिखा है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम वहां पर है, हमें लॉन्चेस की जगह लॉन्च्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके जो है सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। तब जाके सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। हम लिखेंगे इफ द कंपनी लॉन्च द प्रोडक्ट नाउ इट वुड सेल लाइक हॉटकेक्स। सेल लाइक हॉटकेक्स का मतलब होता है कोई चीज बहुत भारी डिमांड में है तो उसके लिए हम कहते हैं सेल लाइक हॉटकेक्स, मतलब एकदम बिक जाएगा, फटाफट बिक जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमें ऐसे समझना है। अब यहां पर रूल याद करने वाला बच्चा कभी आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है, इसका रेफरेंस ही नहीं पता। उसी तरह से अगर मैं कहूं
मैंने सेम सेंटेंस लिखा है ताकि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊं। अब देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं इफ द कंपनी हैड लॉन्च्ड द प्रोडक्ट देन इट वुड हैव सोल्ड लाइक हॉट केक्स। इफ द कंपनी हैड लॉन्च्ड द प्रोडक्ट, क्या मैं इसको गड़बड़ कर गया, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा, इफ द कंपनी लॉन्च्ड, if the company launched the product then it would have sold like hot cakes। अब आप जब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आप यहां पर वुड हैव सोल्ड हटाकर वुड सेल लिख दोगे क्योंकि यही आपने फॉर्मूले से सीखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर आप गौर करोगे तो एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, शब्द है देन। देन का मतलब होता है तब, और जब हम तब बोलते हैं, देन बोलते हैं, तो ये पास्ट की बात करता है। यानी ये जो कंडीशनल है वो पास्ट की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात कर रहा है ये, तो ये कौन सा वाला कंडीशनल है? अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो ये वाला कंडीशनल है, क्योंकि ये क्लोज कंडीशनल जो होता है वो कहां की बात करता है? वो पास्ट की बात करता है। जो क्लोज कंडीशनल होता है वो पास्ट की बात करता है। तो हमें इसको, ये जो लिखा है ना, ये तो सही लिखा हुआ है, हमें चेंज किसे करना है? उसे करना है। हम लिखेंगे इफ द कंपनी हैड लॉन्च्ड, इफ द कंपनी हैड लॉन्च्ड। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार CL टाइप करो। एक फ्यूचर का सवाल और लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। इफ द कंपनी launched its product tomorrow, it will sell like hot cakes। करो जरा इसको एक बार, देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो, अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे तो तुम देखोगे ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, तुम इसको वुड करोगे, लेकिन तुम्हें यहां पर टुमारो दिखाई दे रहा है। टुमारो मतलब फ्यूचर। फ्यूचर की बात ओपन कंडीशनल करता है, ओपन में विल तो आता ही है। यहां पर लॉन्च की जगह इफ द कंपनी लॉन्चेस, इफ द कंपनी लॉन्चेस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार CL टाइप कर दो सारे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से क्या मतलब है? इमेजिनेशन से मतलब है ख्याली पुलाव। इमेजिनेशन से मतलब है ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव दो तरीके के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक ख्याली पुलाव होता है वर्तमान को लेके, कि अभी करोड़ रुपए आ जाते तो सैर पे निकल पड़ता, वर्तमान का ख्याली पुलाव है। अगर अभी करोड़ रुपए आ जाते तो सैर पे निकल पड़ता, ख्याली पुलाव है। ना करोड़ रुपए हैं ना तुम सैर पे निकल रहे हो, बस अभी वर्तमान में जो है अभी के लिए कोई प्लान बना रहे हो। ऐसे ख्याली पुलावों को कहते हैं प्रेजेंट का इमेजिनेशन। क्या कहते हैं? प्रेजेंट का इमेजिनेशन। दूसरे ख्याली पुलाव होते हैं पास्ट में, वो काम जो तुम नहीं कर पाए थे, वो उनके बारे में तुम सपने देख रहे होते हो। अगर उसने तब हाँ कह दिया होता तो आज जिंदगी सेट हो गई होती। अगर उसने तब हाँ कह दिया होता, तब मतलब पास्ट में, कभी 5 साल पहले। कब की ख्याली पुलाव है? पास्ट के। तब कह दिया होता, क्या उसने हाँ कहा? नहीं, उसने तो गाल लाल कर दिया था। लेकिन हम कह रहे हैं काश हाथ लाल कर दिए होते, मतलब मेहंदी से अपने, बट गाल लाल कर दिए थे। तो ये इमेजिनेशन है कहाँ की? पास्ट की इमेजिनेशन है। तो ये ख्याली पुलाव कहाँ के हैं? पास्ट के हैं। तो प्रेजेंट ख्याली पुलाव होते हैं और पास्ट ख्याली पुलाव होते हैं।
तो ये आपको समझना पड़ना है, ठीक है। दो तरीके की इमेजिनेशन होती हैं। अभी हम फोकस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन के बारे में। आज मैं थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ, वरना मेरा आवाज़ इतना कम होता नहीं है क्लास में, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, अभी उससे पहले 48 आवर्स बिल्कुल लिक्विड डाइट, कुछ सॉलिड खाना नहीं है, पानी पानी पियो, जूस ही जूस पियो, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा बस बेहोशी होने वाले हैं। इमेजिनेशन, प्रेजेंट, पास्ट, क्लियर है। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करेंगे। देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन में जो सवाल आता है आपके पास, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड रूल द वर्ल्ड। इफ आई वॉज अ किंग I would rule the world. If I was a king, I would rule the world. अब देखो सबसे पहला बेसिक सवाल आएगा प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसका मतलब है कि अगर मैं राजा होता तो दुनिया भर पे राज करता। वर्तमान में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगर मैं राजा होता तो मैं दुनिया भर पे राज करता। वर्तमान की ख्याली पुलाव है ये, वर्तमान के ख्याली पुलाव है। जब वर्तमान में ख्याली पुलाव बनाओ और तुम्हें लगे कि तुम्हें वर्तमान में ख्याली पुलाव कैसे बनते हैं, सेमी क्लोज कंडीशनल से। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें वॉज लगाने की जरूरत पड़ रही है, आई वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग, तो कभी भी वर्तमान की इमेजिनेशन में वॉज मत लगाना। चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा कोई भी हो, आई हो, वी हो, शी हो, कुछ भी हो, हमेशा जो है आपको जो वर्ब लगाना है वो वर लगाना है। ये वर जो है ये इमेजिनेशन दिखाता है। आप कहेंगे इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल द वर्ल्ड। अगर मैं राजा होता तो दुनिया पे राज करता। कुछ बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि हर सारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन में हमें वर लगाना होता है। नहीं, सारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन में वर नहीं लगाना होता। वर हमें लगाना होता है जब हमें वॉज लगाने की नौबत आ रही है। अगर तुम्हें वॉज लगाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो कभी वॉज मत लग देना, उसकी जगह वर लगा देना। उसी तरह से अगर सपोज करो मैं कहूं इफ आई have wings I would fly in the sky. If I have wings I would fly in the sky. अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। वर्तमान की इमेजिनेशन है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं यहां पर भी वर लगा देते, इफ आई वर विंग्स। नहीं, आपको सिर्फ वर लगाना है जहां वॉज लगाने की नौबत आ रही है। जहां कुछ और है वहां पर आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना है। हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, हैड होती है। तो आप लिखिए इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्या लिखोगे, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सारे क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट के इमेजिनेशन हो रहे हैं, प्रेजेंट के इमेजिनेशन हो रहे हैं। अक्सर क्या होता है जब प्रेजेंट के इमेजिनेशन से आसान सवाल आता है तो वो सवाल ऐसा ही आता है कि देखकर ही पता चल जाता है कि यार ये कुछ ख्याली पुलावी बनना है कि मैं राजा होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मेरे पंख होते, मैं ये होता वो होता। तो वर्ड्स देख के ही पता चल जाता है ये इमेजिनेशन है, तो हम आंसर आसानी से दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं चलता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, इफ ही इज माई ब्रदर आई विल gift him a car. If he is my brother, I will gift him a car. अगर आप इसको सिर्फ फॉर्मूले से देखेंगे तो आप देखेंगे इस जो है वो प्रेजेंट में लिखा है, इफ प्रेजेंट में लिखा है यानी ओपन कंडीशनल है, और यहां पर विल लगा हुआ है, विल भी सही लगा हुआ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये एकदम सही है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से इससे वाहियात सवाल हो ही नहीं सकता। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो देखो ये ओपन कंडीशनल है, फ्यूचर की बात कर रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर वह मेरा भाई होगा तो मैं उसे कार गिफ्ट करूंगा। अगर वह मेरा भाई होगा तो मैं उसे कार गिफ्ट करूंगा। मतलब वह अभी मेरा भाई नहीं है, कल को जब डीएनए वीएनए टेस्ट करा लेंगे, पिताजी से पूछ लेंगे कि तब पता चलेगा कि अगर ये मेरा भाई होगा तब हम इसे गिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी भाई, अरे भाई अगर आगे कोई भाई होगा तो अभी तो भाई होगा ना, अभी कुछ और थोड़ी ना होगा। अगर आज से 2 साल बाद कोई भाई होगा तो अभी भी तो वो भाई होगा ना, कोई और थोड़ी ना होगा, रिलेशन तो सेम ही रहेगा।
तो ये जो मीनिंग दे रहा है ना, ये मीनिंग बड़ा वाहियात दे रहा है। इसका मीनिंग नहीं है कि आगे चल के वह मेरा भाई होगा तो मैं उसे कार गिफ्ट करूंगा। अरे आगे चल के क्या होगा, अभी भी तुम्हारा भाई होगा ना वो। तो ये मीनिंग जो है, इस मीनिंग का कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर सिर्फ एक मीनिंग फिट बैठता है, वो मीनिंग है इमेजिनेशन का, कि अगर वह मेरा भाई होता, अगर वह मेरा भाई होता तो मैं उसे गाड़ी गिफ्ट कर देता। अगर वह मेरा भाई होता, ऐसा हम सोच सकते हैं, अरे यार अगर वो मेरा भाई होता ना तो मैं उसे गाड़ी देता। वो मेरा भाई नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो इमेजिन है। तो सेकंड कंडीशनल सेमी क्लोज, इसकी जगह वॉज आता नहीं, तो वॉज की जगह वर। इफ ही वर माय ब्रदर, और वर लगाया सेमी क्लोज, विल की जगह क्या, विल की जगह क्या, हाँ वाइफ लिखा होता तो सही होता। वाइफ, बड़ी वाइफ पढ़ी हुई है तुम्हें, फ्रेंड लिख देते, फ्रेंड नहीं समझ आ रहा था, फ्रेंड से भी हमें वही बात समझ में आती, लेकिन तुम्हें वाइफ की पढ़ी है, लो वाइफ ही लगा लो तुम। हाँ, फ्रेंड और वाइफ दोनों से जो सेंटेंस लिखा है वो सही होता है, एकदम बिल्कुल सही होता। ऐसा हो सकता है कि कोई अभी हमारा फ्रेंड ना हो, आगे चल के हमारा फ्रेंड बन जाए, बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि वो हमारी अभी वाइफ ना हो, आगे चल के वो हमारी वाइफ बन जाए। किसी और की बनने के ज्यादा चांसेस हैं जो हमारे हालात चल रहे हैं जिस हिसाब से, लेकिन मान लेते हैं, ख्याली पुलावी तो है, पका लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर ये दोनों कोई ना कोई मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है बाकी जो है फिट नहीं हो पाएगा। वहां पे ब्रदर, फादर, मदर ये नहीं हो सकते, ये लॉजिकली जो है वो फिट नहीं होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL टाइप करो सारे के सारे। ऐसे करते हैं इमेजिनेशन, गुंजन करिए, हमें पता थोड़ी ना होगा कि आगे फ्रेंड बनने वाला है, वाइफ तो पता ही है सर। अच्छा, कितने अजीब रिश्ते हैं यहां पर। तुम कभी कभी तो मन करता है कि तुम लोगों को कहूं कि तुम बस मेरा एक काम करना, कि आज से 12-15 साल बाद जब तुम्हारी शादी वादी हो जाए तो मुझे एक बार मैसेज जरूर करना कि सर हमारा जो एक्साइटमेंट था शादी को लेके, उसके पूरी तरह से अर्थी निकल चुकी है। अब वाइफ को देख के ऐसा लगता है कि भाई इसी ने मेरी लाइफ ले रखी है और हस्बैंड को देख के ऐसा लगता है कि इसी ने मेरा बैंड बजा रखा है। ठीक है, कभी कभी बहुत गहन इच्छा, सिलेक्शन बताओ ना बताओ ये ज़रूर बताना, ठीक है कि क्या क्या जो है हो सकता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सर आपके जिंदा रहने का इंतजार रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं 10-15 साल में मर जाऊंगा? हाँ यार हालात तो लग रहे हैं मेरे को। चलो कोई नहीं ना, तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ के जाऊंगा, तुम टेंशन मत करो। नहीं, ये खबर तो लेके ही जाऊंगा मैं। चलो क्लियर है। चलो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट जो है कंडीशनल का वो मैं छोड़ रहा हूं आगे वाली क्लास के लिए। तो देखो कल तो मैं आपके लिए टेंस का लेक्चर डालूंगा, परसों भी टेंस का लेक्चर डालूंगा। लगाना ज़रूर कल और परसों दोनों दिन लगाना अच्छे से। टेलीग्राम को फॉलो करके रखना, ठीक है, और उस पर सारी खबर मैं आपको जो है वो देता रहूँगा। क्लास नहीं रुकनी चाहिए, एडिटोरियल चलता रहेगा, सुबह कल भी होगा, सुपर मॉक्स भी होगा, तो आप लगाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।